अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1927। इसके अंदर 55 रूल्स हैं और हमने 10-10 करके जो है ना वो डिस्कस करने हैं। आप अगर एक दफ़ा इनको ख़ुद भी रीड आउट कर लेना तो आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी। उसने डिफ़ाइन के अंदर ही सब कुछ बताया हुआ है। इसका जो रूल 1 है, रूल 1 के अंदर बात की गई है शॉर्ट टाइटल की, ठीक है। अब इसके अंदर इसके नाम के बारे में बात की गई है, नाम इसका आपको पता है। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी डेफिनेशंस आती हैं। डेफिनेशन में वो कहता है द एक्ट, ठीक है। द एक्ट का मतलब ये होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925। अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन का मतलब ये होगा कि सेक्शन ऑफ द एक्ट, कि इस एक्ट के अंदर हमने जितने भी सेक्शन डिस्कस किए हैं इनका मतलब सेक्शन का मतलब वही होगा। हम इसके अंदर जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जिस भी एक्ट की बात कर रहे होंगे वो 1925 वाला एक्ट होगा, और जिस भी सेक्शन की बात करेंगे वो सेक्शन भी 1925 का सेक्शन होगा। फिर उसके बाद हमारे पास हैं वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन भी होंगे जो उनका मतलब भी वही होगा जो हम पीछे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 के अंदर पढ़ के आए हैं, ठीक है। फिर इसका सेकंड चैप्टर जो है वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, और उसके अंदर 2 रूल्स हैं। दोनों रूल रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करते हैं। रूल 2 के अंदर बात की गई है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और रूल 3 के अंदर बात की गई है कि अगर रजिस्ट्रार जो है वो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी है और रजिस्ट्रार ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। रूल 2 को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। रूल 2 के अंदर बात की है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन आप जो देंगे वो स्केड्यूल 1 के थ्रू देंगे, स्केड्यूल ए के थ्रू। स्केड्यूल ए जो है ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद आप बायलास की कॉपीज़ भी लगाएंगे, और जो बायला आपने ख़ुद तैयार किया होगा उसकी भी 2 कॉपीज़ आप साथ लगाएंगे। उसके बाद एक बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है कि जब आप सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे तो उसके अंदर अगर कोई मेंबर किसी और सोसाइटी से रजिस्टर है, या आप जो सोसाइटी बना रहे हो पहले उसकी कोई और सोसाइटी है वहाँ से रजिस्टर है, तो आपने एक बंदा लेना है वहाँ से जो जिसको आप ऑथराइज्ड करेंगे, और वो जितने जो भी आप एप्लीकेशन दे रहे होंगे, जो भी आप बायलाज दे रहे होंगे, वो सब के ऊपर उस सोसाइटी की तरफ से जो है वो सिग्नेचर करेगा। उसके बाद आपने वो जो एप्लीकेशन तैयार की है, जो बायलाज तैयार किए हैं, वो अपने रजिस्ट्रार को दिए हैं। अब रूल 3 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रार ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो रजिस्ट्रार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 रीज़न्स बताएगा कि उसने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया आपकी एप्लीकेशन को, उसने सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं की, उसने वो रीज़न लाजमी वहाँ पे बताने होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर बायलाज। इसके अंदर 4, 5, 6 इन सब के अंदर बायलाज के बारे में बात की गई है। रूल 4 जो है उसके अंदर वो कहता है कि मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ सोसाइटी शैल आर में मेक बायलाज, कि आप बायलाज बना रहे हैं, आप एक सोसाइटी बना रहे हैं, तो उसके बायलाज के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होंगी, ठीक है। आपने एक सोसाइटी बना रहे हैं, आप उसका नेम, उसका एड्रेस, उसकी ब्रांच, ट्राइब, क्लास, कास्ट, उसके अंदर आप जितने भी मेंबर ऐड करेंगे उन सब का क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या काम करते हैं, उस सब को आप ऐड करेंगे। अगर आपने मेंबरशिप के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस भी आप बायलाज के अंदर मेंशन करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी आप मेंशन करेंगे, सोसाइटी का पर्पस क्या है, आप क्यों बना रहे हैं, उसके फंड्स, टर्म, कंडीशंस, मेंबर्स के एडमिशन किस तरह से होंगे, उनकी राइट्स क्या होंगे, उनकी लायबिलिटीज़ क्या होंगी, अगर कोई डिफ़ॉल्ट पेमेंट है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, लोन्स के कंडीशंस क्या होंगी, रेट, इंटरेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपने अपने बायलाज के अंदर मेंशन करना है। आप वहाँ पे होल्डिंग मीटिंग के बारे में लिखेंगे, अपॉइंटमेंट्स के बारे में लिखेंगे, आप कैपिटल के बारे में लिखेंगे कि सोसाइटी के लिए आपको कैपिटल आप कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कहाँ से लेंगे, वो सारी चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। आप कस्टडी के बारे में मेंशन करेंगे, फ़ंड्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में मेंशन करेंगे, अगर आपने कोई प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप किस तरह से करेंगे, वो चीज़ें भी आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी चीज़ है जो अपनी सोसाइटी में करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप बायलाज के अंदर मेंशन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है रूल 5। रूल 5 के अंदर भी बात की गई है बायलाज के बारे में। इसके अंदर वो ये कहता है कि अगर एक सोसाइटी है और वो रजिस्टर है, ठीक है, अब रजिस्टर होने के बाद वो अपने बायलाज के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहती है। जब वो अपने बायलाज के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहेगी तो उसने क्या करना है, उसने रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देनी है, एक नोटिफिकेशन देगी। उस नोटिफिकेशन के अंदर वो हर चीज़ मेंशन करेगी, ठीक है, कि मैं अपने बायलाज के अंदर ये चेंजिंग करना चाहती हूँ।
लेकिन रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देने से पहले वो एक जनरल मीटिंग करेगी, एक कोरम होगा और उस कोरम में 2/3 मेंबर्स अगर एग्री हो जाते हैं उसके ऊपर, तो देन वो जो आप नोटिफिकेशन होगा, वो जो एप्लीकेशन होगी वो आप रजिस्ट्रार को सबमिट कराएंगे। ये आपको बताता है रूल 5 कि अगर आपने बायलॉज के अंदर चेंजिंग करनी है, कुछ आप तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपको 1/3 मेजोरिटी जो है वो इसके लिए जनरल मीटिंग होगी और इसमें 1/3 मेंबर जो हैं वो अप्रूवल देंगे, वो एग्री होंगे इस बात पे कि हाँ ये चेंजिंग इसमें होनी चाहिए, तो उसके बाद आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। फिर हमारे पास आता है रूल 6। अब हमने रूल 5 में कहा कि हमने अमेंडमेंट करनी है, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब यही होता है ना, चेंज करना है, कि हम इसके अंदर ना कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं। अब उसी रूल 5 के मुताबिक हम रूल 6 के अंदर अपने बायलॉज में कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप एक नोटिस बनाएंगे, ठीक है। उसमें आप सब सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि मैं इसके अंदर ये जो चेंजिंग है वो करना चाहता हूँ। उसके बाद आप एक जनरल मीटिंग कराएंगे जिसमें 3 मेंबर्स होंगे। अमेंडमेंट इस तरह से होगी, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसमें 2/3 जो है वो लोग होंगे, मेंबर्स होंगे, ठीक है, उस कोरम में, और वो जो है वो इस बात पे एग्री होंगे जो नोटिस आपने तैयार किया होगा कि हाँ वाकई इस बायलॉज के अंदर ये चेंजिंग होनी चाहिए। फिर आप विदिन 3 मंथ वो जो नोटिस आपने तैयार किया होगा वो आप रजिस्ट्रार को देंगे। आपने रजिस्ट्रार को उसकी 3 कॉपीज़ देनी है, आपने ये बात याद रखनी है, 3 कॉपीज़ देनी है, और सब के ऊपर वो जितने भी ऑफिसर सोसाइटी के होंगे उन सब ऑफिसर्स के उन कॉपीज़ के ऊपर सिग्नेचर्स होंगे। फिर अगर रजिस्ट्रार जो है वो आपने वो जो चेंजिंग करके उसको जो नोटिस दिया होगा उसको वो अप्रूव कर देता है, तो उसके बाद वो रजिस्टर हो जाएंगे, आपके बायलॉज के अंदर चेंजिंग कर दी जाएगी। फिर हमारे पास आता है रूल 7। रूल 7 के अंदर बात की गई है लोन्स एंड डिपॉजिट के बारे में, ठीक है। अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी सोसाइटी है और वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ रखती है, ठीक है, लायबिलिटीज़ की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो ठीक कर लीजिएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ रखती है तो उसने टाइम टू टाइम एक जनरल मीटिंग रखनी है जिसके अंदर वो मैक्सिमम लायबिलिटी जो है वो फिक्स करेगी, लेकिन रजिस्ट्रार की अप्रूवल से, ठीक है। अब रजिस्ट्रार उसको बताएगा कि इतनी लायबिलिटीज़ होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, और जो ऑर्डर रजिस्ट्रार उसको देगा, आपने टाइम याद रखना है, सोसाइटी को उसको कम से कम 4 महीने तक फॉलो करना पड़ेगा। जो ऑर्डर यहाँ पे रजिस्ट्रार देगा सोसाइटी को कम से कम उसे 4 माह तक फॉलो करना होगा। दूसरी बात, अगर सोसाइटी किसी नॉन मेंबर से लोन ले रही है तो उसकी भी सारी कंडीशंस, कितना लोन लेना है, कैसे लेना है, क्या होगा, वो सारे के सारा कुछ रजिस्ट्रार बताएगा और उस बात को भी आपको एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है रूल 8। रूल 8 के अंदर बात की गई है रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरिंग सोसाइटीज़ विद लिमिटेड लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटीज़ के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि नो सोसाइटी विद लिमिटेड लायबिलिटीज़, नो लोन नॉन मेंबर, कि जो ऐसी सोसाइटीज़ जिनकी लायबिलिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड है, ठीक है, तो वो सोसाइटीज़ नॉन मेंबर से लोन नहीं ले सकती, वो यहाँ पे ये कह रहा है। लेकिन नीचे वो ये भी कह रहा है एक्सीडिंग इन टोटल 15 टाइम्स द टोटल अमाउंट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एक्यूमुलेटेड रिजर्व फंड, कि उसका जो भी कैपिटल शेयर होगा, पेड अप एक्यूमुलेटेड रिजर्व फंड होगा, बिल्डिंग फंड होगा, या उसको जितना भी लॉस होगा वो सारा माइनस करने के बाद जितना जो उसके पास शेयर बचेगा, जो उसके पास पैसा बचेगा, उसके 15 टाइम तक वो ले सकता है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। नॉन मेंबर से उसने लोन लेना है तो वो इस कंडीशंस पे ले सकता है, उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, और 15 टाइम्स तक, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। फिर हमारे पास आता है कि अगर एग्रीकल्चर परचेज़र और सेल और मल्टीपर्पज़ सेल सोसाइटी, अगर तो इनमें से कोई सोसाइटी है, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रार के ऑर्डर से लेंगी लोन, ठीक है, और उनका जो लोन होगा वो डिडक्ट किया जाएगा उनकी एक्चुअल लायबिलिटीज़ से, ठीक है। यहाँ पर ये बात है, तो सिंपली आपने याद रखना है कि रूल 8 के अंदर उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि आप नॉन मेंबर से लोन नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपने लेना है तो आपके जितने भी लॉसेस वगैरह हुए हैं, आपका जो भी रिज़र्व फंड है, जितना भी आपका कैपिटल पेड अप शेयर है, वो सारा निकाल के उस सबको इकट्ठा करके उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसके 15 टाइम तक आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन इसके अलावा अगर कोई एग्रीकल्चर परचेज सेल या मल्टीपर्पज़ कोई सोसाइटी है तो वो रजिस्ट्रार के ऑर्डर से लोन लेगी, जिस तरह से रजिस्ट्रार बताएगा, और उसको डिडक्ट किया जाएगा उसकी एक्चुअल लायबिलिटी। उसके बाद हमारे पास ये है कि इन केस ऑफ द प्रोविजनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ द गिल्ट एज सिक्योरिटीज़, मतलब कि वो जो है वो लोगों को जो डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स देते हैं उनका लोन बॉन्ड से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, उनके पेड अप कैपिटल शेयर तक जाएगा,
ठीक है, वहाँ तक जा सकता है। और वो डिडक्ट कैसे किया जाएगा, उसको डिडक्ट किया जाएगा एक्चुअल लायबिलिटीज़ ऑफ द बैंक से। तो यहाँ पर सिंपल सी बात इसके अंदर यही है कि अगर प्रोविजनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का केस आ जाता है, उससे लोन लेने की बात आ जाती है, तो क्या होगा कि वो जो लोन है वो उसके बॉन्ड से लेके उसके कैपिटल शेयर तक जा सकता है। ठीक है, वहाँ तक जा सकता है और उसको डिडक्ट किया जाएगा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ही लायबिलिटीज़ के अंदर से। फिर हमारे पास आता है रूल 8A। अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि हमने जो रूल 8 के अंदर पढ़ा, ठीक है, वो जो प्रोविज़न है शैल अप्लाई टू लैंड मॉर्टगेज सोसाइटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 कि अगर इनमें से कोई सोसाइटी है और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 के ज़रिए रजिस्टर्ड है, तो जहाँ पर हमने बात किया था कि वो अपने लोन को एक्सीड कर सकती हैं 50 टाइम तक, तो वो ये जो दो सोसाइटीज़ होंगी जो इसके अंडर रजिस्टर्ड होंगी 1925 के अंडर, वो अपने लोन को एक्सीड कर सकती हैं 20 टाइम तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात उसने की है। उसके बाद हमारे पास आता है रूल 9। रूल 9 के अंदर कहा गया है कि शेयर इज़ नॉट टू बी हाइपोथिकेटेड टू डेट सोसाइटीज़। अब यहाँ के अंदर वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी बंदा है सोसाइटी का, वो किसी बाहर के बंदे से, नॉन मेंबर से या किसी बैंक से लोन लेना चाहता है, तो वहाँ पर वो अपने उसके जो शेयर्स होंगे ना सोसाइटी के अंदर, वो उन शेयर्स को गिरवी रखवा के लोन नहीं ले सकता। यहाँ पर उसने ये बात की है कि कोई भी सोसाइटी का मेंबर है और उसने किसी नॉन मेंबर या किसी बैंक से लोन लेना है, तो वो सोसाइटी के शेयर्स को गिरवी नहीं रखवा सकता। ये नहीं है कि आप सोसाइटी के शेयर्स को गिरवी रखवा के किसी और बंदे के पास और उससे लोन ले लो, तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप सोसाइटी के शेयर्स जो हैं उसको गिरवी नहीं रखवा सकते। फिर हमारे पास रूल 10 आता है। रूल 10 के अंदर बात की गई है डिपॉजिट विद एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि शेल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट विच आर नॉट फिक्स्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 मंथ। अब वो कह रहे हैं कि आप डिपॉजिट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते एट लीस्ट 2 मंथ तक। ठीक है, एक्सेप्ट सेविंग डिपॉजिट, लेकिन आप सेविंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर कोई अपने सेविंग अकाउंट्स खुलवाना चाहता है, इस तरह के काम करना चाहता है, तो वो कर सकता है, लेकिन डिपॉजिट जो है वो क्रेडिट सोसाइटी से वो आप नहीं कर सकते। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको समझ आए और आपको लगे कि मतलब बाकी रूल्स जो हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बाकी भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।